Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, आप हमसे व्यापारिक, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारे सीधे नंबर हैं 23314444 और 23421050 और हमारा तीसरा नंबर है 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी रखें। आर्थिक विषयों से जुड़े आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शिशिर, वार्म वेलकम। थैंक यू एंड नमस्कार। तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। और पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says trade negotiations with US are still on. Asserts government is committed to defending interest of farmers and small producers. US markets end higher as US Fed Chair Jeremy Powell hints at an interest rate cut. Dow hits record high. And domestic markets rise for the second straight week. Sensex and Nifty gain nearly 1% this week. घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त का दौर जारी रहा और सूचकांक लगभग 1% तक बढ़ गए। इस सप्ताह जीएसटी से संबंधित सरकार की घोषणा, अच्छे मानसून और तेल के मूल्यों में कमी का असर शेयर बाजार पर दिखाई दिया। साप्ताहिक आधार पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 709 अंक यानी 0.9% बढ़कर 81,307 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 239 अंक यानी लगभग 1% की तेजी के साथ 24,870 अंकों पर जा पहुंचा। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक दोनों में ही 2% की बढ़त दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में भी लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त दिखाई दी और डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की बढ़त के साथ 87 रुपए 52 पैसे पर पहुंच गया। शिशिर जी, 2 सप्ताह से हम देख रहे हैं कि लगातार बाजार बढ़ रहा है। हालांकि दूसरे सप्ताह नीचे बाजार भी आया कुछ कारोबारी सत्रों में, लेकिन जब हम साप्ताहिक स्तर पर देख रहे हैं तो लगातार ये बढ़त दिखाई दे रही है। आपकी नजर में कौन से ऐसे फंडामेंटल कारण हैं जिसकी वजह से बाजार लगातार ऊपर की ओर है? 2 कारणों का जिक्र आपने किया, जिसमें से एक सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपका है जीएसटी को लेकर के जो फैसला होने वाला है। और चूंकि सरकार की ओर से ये संकेत आ चुके हैं कि जीएसटी की 4 की बजाय 2 दरें होंगी और कई उपभोक्ता सामान की कीमतें जो है वो घटेंगी, उनकी कीमतों में कमी आएंगी, तो एक बाजार में एक उत्साह का माहौल है। दूसरी बात यह भी है कि मानसून की रफ्तार ठीक रही है, यानी कि खपत जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि जो सप्ताह के अंत में अमेरिकी जो केंद्रीय बैंक है उनकी ओर से जो ऐलान किया गया है उसका थोड़ा नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका में ब्याज दरें घटेंगी
तो उसका जो है हमारे यहाँ जो है एक तरीके से फायदा हो भी सकता है, लेकिन अभी के दौर में आप देखेंगे कि वो उसका थोड़ा नकारात्मक असर ही देखने को मिलेगा। We've got two callers online with us, one from Jaipur, other from Delhi. We'll go and take the first caller, Jitendra from Jaipur. A warm welcome. जी जितेंद्र जी, सवाल पूछिए। Jitendra, can you hear us? No, it seems we've lost touch with him. Next we have Pritam with us from Delhi. Pritam, a warm welcome. जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार पूरी टीम को आपके। मैं दो सवाल है मेरा सर। एक तो मैं ये जो है जो पेंशन है, जो पेंशन जो स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, उसमें अगर मैं पैसे डालता हूँ 10 साल तक 1000 रुपए के आसपास, तो मुझे 10 साल बाद में क्या अमाउंट मिल सकता है? और एक जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, जो आईपीओ आते हैं तरह तरह की कंपनियों के, उनमें क्या देकर के इन्वेस्ट करना चाहिए? जो आप पेंशन स्कीम की बात करें, वो दो पेंशन स्कीम है। एक आपका जो है वो यूपीएस है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल पेंशन स्कीम कहते हैं, जो अब एनपीएस का नया नाम है। वहां पर आप चूंकि एक, अगर मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूं कि एक प्राइवेट सेक्टर से हैं, तो आप एनपीएस में पैसा लगा सकते हैं। यूपीएस का पैसा जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। जो आपका एनपीएस में पैसा लगाते हैं उसमें 50,000 रुपए तक आप हर साल जमा करेंगे, जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ये निर्भर करता है कि आप किस योजना को अपनाते हैं, यानी कि पूरी तरह से इक्विटी वाली योजना को अपनाते हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड को अगर आप अपनाते हैं या मिक्स का अपनाते हैं। इसीलिए रकम का बताना कि 10 साल जमा करेंगे तो कितना होगा, ये कहना सही नहीं होगा। अभी ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जो 5 विकल्प होते हैं उनमें से किस विकल्प को अपनाते हैं। एक और योजना है सरकार की, वो है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में अगर आपकी उम्र 40 वर्ष तक है तो आप पैसा उसमें लगा सकते हैं। 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र के लिए वो है। वहां पर जो है आपको 60 साल से 3,000 रुपए से लेकर के 3,000 रुपया कम से कम जो है वो आपको मिलेंगे। तो वो एक और पेंशन स्कीम है। दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि आईपीओ में किस आधार पर पैसा लगाया जाए। देखिए, आईपीओ में जो भी कंपनी आ रही है, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, मझोली आकार की हो, उनके वित्तीय स्थिति पर नजर डालिए और सिर्फ ये देखिए कि क्या कोई असामान्य गतिविधि तो नहीं है। 3 या 5 सालों का जो उन्होंने वित्तीय लेखा जोखा दिया है, उसमें कोई बहुत तेज अगर मुनाफे में चढ़ाव या उतार देखने को मिल रहा है, या आय में अचानक बहुत तेजी से उतार या चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो ऐसे आईपीओ से आपको बचना चाहिए। दूसरा, आईपीओ के चयन में यह भी ध्यान रखिए कि जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई वो कंपनी है, उस क्षेत्र में जो सरकार की नीतियां हैं वो किस तरीके से हैं, कितना उसको बढ़ावा देने वाली हैं। और तीसरी बात यह है कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनका अमेरिकी जो शेयर बाजार है, माफ कीजिएगा, अमेरिका जो टैरिफ लगाने का फैसला है उसका असर पड़ सकता है। तो यदि उससे वो प्रभावित हो रही हैं तो उन कंपनियों से आपको बचना चाहिए। The main headline story: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that trade negotiations between India and US are still going on. He said that the government is committed to defend the interests of the farmers and small producers of the country. Addressing ET World Leaders Forum 2025 in New Delhi today, the minister said, India is clear about its red lines in negotiations with the US and will make decisions in its national interest. On oil imports and sanctions, the minister said it is presented as an oil issue, but it is still not applied to the largest importer, China. He said arguments based to target India have not been applied to China. He stressed India's strategic autonomy, saying that the decisions taken are in the national interest. He said government is giving special emphasis on self-reliance, Atmanirbharta. He said the recent experience has taught that not to be excessively dependent on a single supply chain or a single country source. Dr. Jaishankar said recent experience has also taught not to be dependent on a single market. He said it is not just from the sourcing to the production, but it is also from the production to the market. Shishir, what's your take on the remark that you
I just read about the External Affairs Minister, particularly about the talks still going on. Yeah, because from 27, that 25% additional, that means total of 50% tariff is going to be up. So in that situation, we have to think about what will happen, because too much uncertainty is there, and we have seen some impact on the market rates also. But the problem is that as of now, 25th, when US delegation was supposed to come, they have decided to call off their travel to India. So there are uncertainty. Talks are going on, but there are uncertainty that whether there will be some kind of relief, or whether from 27th of August the tariff at the rate of 50% will be imposed on Indian export. All those things have to be dealt. So as of now, the indication is that the team is not coming. The talks will continue through the various other channels, but uncertainty will remain there. और दिल्ली से हमारे श्रोता अमित लाइन पे हैं। अमित नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सभी को। सिन्हा सर से मेरा यही सवाल था जो राजेश लेक्चर। हेलो, हाँ जी सर। हेलो, लगता है अमित से हमारा संपर्क भंग। हेलो सर, लाइन पे हूँ। हेलो, चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। गुजरात से हमारे श्रोता धीरज लाइन पे हैं। धीरज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? में से कई सारी गवर्नमेंट कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन करने का काम चल रहा है, और इस न्यूज को हम पॉजिटिव ले या नेगेटिव इन्वेस्टिंग के नजरिए से? धीरज जी, एक बार सवाल दोबारा दोहराएं प्लीज। सॉरी सर, पीएसयू स्टॉक जो गवर्नमेंट कंपनियों के हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन सरकार बढ़ा रही है धीरे धीरे, तो इन्वेस्टिंग के नजरिए से हमें इसे पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव? धीरज जी, देखिए, जो सरकार की एक नीति आई थी जिसको हम लोग स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में पीएसयूज को बांटने की बात उसमें कहे थे, अब वो वहां पर वो नीति पर अमल होता हुआ जो है, अगर आप देखें डिसइन्वेस्टमेंट के लिहाज से या प्राइवेटाइजेशन के लिहाज से, वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। यानी कि अभी अगर आप कंपनियों के निजीकरण की बात करें तो एक बैंक जो है, जो उसके निजीकरण की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है, वो पूरी होगी। उसके बाद इमीडिएटली कोई पाइपलाइन में नहीं है, क्योंकि सरकार की अब सोच ये है कि हम उसके वैल्यू एडिशन के ऊपर ध्यान दें, जिससे कि उनको ज्यादा लंबे समय तक उससे फायदा होता रहे। आप ये समझिए कि निजीकरण का मतलब ये होता है कि आपने एक बार में जो है वो बेच करके पैसा ले लिया, लेकिन अगर आप सालों साल उस कंपनी में बने रहे तो आपको डिविडेंड का फायदा मिलता है। तो बेहतर वैल्यूएशन के ऊपर सरकार का जोर है, और पीएसयू के शेयरों में हमने तेजी भी देखी है। तो मेरी आपको सलाह यही रहेगी कि जब कभी भी एक डिप दिखे आपको, वहां पर आप उन पीएसयूज में आप पैसा लगा सकते हो, और खासतौर पे जैसे फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनीज होंगी उनके लिए काफी अच्छी स्थिति होगी। और जयपुर से हमारे श्रोता जितेंद्र लाइन पे हैं। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जितेंद्र, अपना सवाल पूछें। लग रहा है हमारा संपर्क उनसे भंग हो गया है। दिल्ली से हमारे श्रोता अमित लाइन पे हैं। अमित, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार सर, सिन्हा सर से मेरा ये प्रश्न है सर, टैरिफ के ऊपर ही है जी। तो यूएस ने जो 25% का टैरिफ हम पे लगाया है, और 25% एडिशनल लगाने की वो बात कर रहा है कि रशिया से अगर हम कुछ इम्पोर्ट करते हैं तो यूएस हमारे ऊपर एक्सपोर्ट पे 25% प्लस 25% और लगाने की बात कर रहा है, या हम इम्पोर्ट करते हैं उसके ऊपर कर रहा है? दूसरी बात सर, अगर मान लीजिए ये प्रभावी कब से होगा या हो चुका है, जैसे जयशंकर जी कह रहे हैं कि नेगोशिएशन हो रहा है, तो क्या रिजल्ट कब तक आएगा? पहली बात सर। दूसरी बात में, क्या हम इंपोर्ट कम नहीं कर सकते यूएस से, और उसके जो बगल वाले जो कंट्रीज है उनसे हम उस चीज को इंपोर्ट करें जो हम अभी अमेरिका से कर रहे हैं? इससे उसके भी जवाबी वो कार्रवाई करनी चाहिए सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से। अमित जी, हम जो सामान अमेरिका को भेजेंगे, यानी कि निर्यात करेंगे, यानी कि जो एक्सपोर्ट करेंगे, उस पर अमेरिका 50% 27 अगस्त से लगाएगा। ये अभी तक की स्थिति है। अब यदि अगले 3 दिनों में परिस्थितियां बदल जाए तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 1-2 बार हो चुका है जब उसको एक्सटेंड किया गया था। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि भारत से जो भी सामान अमेरिका जाएगा, और खासतौर पर जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, वहां पर 50%। उसमें 3 चीजें अलग रखी गई हैं। एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और खासतौर पर मोबाइल हैंडसेट की बात करें, फार्मास्यूटिकल यानी कि दवा की बात करें, और एनर्जी प्रोडक्ट्स जो है इनको अभी अलग रखा गया है इस बढ़ोतरी से, लेकिन बाकी सामान पर लगेगा। तो हमारे लिए नुकसान का सौदा टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन क्षेत्रों में ज्यादा हो सकता है। Joining us from Delhi is Prem. A warm welcome, Prem. हेलो, नमस्कार जी। इसमें चलता हूँ। जरा थोड़ा ऊंचा बोलेंगे आप प्लीज। हेलो।
हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, शेयर मार्केट में आज के समय में हमें किस किस सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि हमने एक टाइम ये भी देखा था सन 1991-90 में कि शेयर मार्केट में इतना बड़ा घोटाला हुआ था, उसके वो तो छोटा ही था, उसके बाद फिर एक घोटाले और हुए थे। तो इससे हम किस चीज की नजरिए से रखें और अपने को सेव रखें? और जैसे अभी जो सुनने में चल रहा है कि अमेरिका की तरफ से 50 का जो हमारे पास लगाया जाएगा, तो इसके लिए और हमें क्या और चीज अपनी तरफ से करनी चाहिए कि उस चीज को अमेरिका वाली चीजें ना खरीदें, इससे चाइना के साथ हुआ था। और तीसरा जो जीएसटी कम होने की बात हो रही है, और हमें अब कौन कौन से सामान ऐसे नहीं खरीदने जो हमें बेनिफिट दे आगे खरीदने पर? जब देखिए, सबसे पहली बात कि जो शेयर बाजार में सावधानी की सबसे बड़ी जो एक कहते हैं ना कि नीति है कि भेड़ चाल पे ना चले। पैसा आपका है, फैसला आपको करना है, सोच समझ कर करें, परखिए, समझिए और फिर निवेश करिए। रहा सवाल कि अमेरिका के व्यापार उससे जुड़ा हुआ, उसका एक अलग मसला है, उसकी वजह से शेयर बाजार पे आपको अलग तरीके का असर दिखेगा जो आने वाला सप्ताह है। और तीसरा जो आपने जीएसटी की बात की कि देखिए, सामान खरीदना, इंतजार करना आपके लिए बेहतर है या क्या है, वो आपका अपना फैसला है। लेकिन चूंकि अब श्राद्ध शुरू हो रहा है तो वैसे भी खरीदारी कम हो जाती है, और जब नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होना है उस दौरान काफी ज्यादा खरीदारी होती है। और जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को, तो उम्मीद है कि जो नई दरें हैं वो 11, 12 या 15 तारीख तक स्पष्ट हो जाएंगी। तो अब आप तय कर लीजिए कि श्राद्ध में खरीदना है, जो कि अमूमन लोग नहीं खरीदते हैं, नवरात्रि और दीपावली में खरीदारी करते हैं। और दिल्ली से हमारे श्रोता सतपाल लाइन पे हैं। सतपाल जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी, सवाल पूछें। हाँ नमस्कार सर, सतपाल सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी जी सर, मेरा पहला सवाल ये है कि किसी शेयर को खरीदने के लिए एक तो फंडामेंटल कौन कौन से होते हैं जी, और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये अगले महीने रेपो रेट डाउन होंगे क्या? पहला प्रश्न जो है कि अगर कोई भी शेयर खरीदना हो, एक छोटी सी आप अपने स्तर पर भी देख सकते हैं, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि कंपनी की कमाई, चाहे वो कुल कारोबार के लिहाज से हो या शुद्ध मुनाफे का है, उसमें अप्रत्याशित स्थिति नहीं देखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तिमाही में 40% बढ़ जाए, दूसरी तिमाही में 5% घट जाए, फिर तीसरी तिमाही में 80% बढ़ जाए। इस तरह के जो उतार चढ़ाव है, भारी उतार चढ़ाव, इससे आपको बचना है। तो ये अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा आप 3 साल का रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, 5 साल का रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए। अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसे शेयर से अगर आप बचे तो बेहतर होगा। और दूसरा ये देखिए कि आगे चल करके उस क्षेत्र में क्या संभावनाएं बन रही हैं। जैसे मोबाइल हैंडसेट की अगर हम लोग बात करें, आज ऑटोमोबाइल की बात करें, जीएसटी की दरें कम होने वाली हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर ऑटोमोबाइल पर भी पड़ेगा। दूसरा आपका प्रश्न है कि क्या अक्टूबर में जो बैठक होने वाली है, अक्टूबर में बैठक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की होने वाली है, अभी उसमें समय है, तो अब वो सितंबर में क्या आंकड़े आते हैं और सितंबर में किस तरह की परिस्थितियां बनती है उसके आधार पर होगा। अभी की उम्मीद यह है कि शायद हम ब्याज दरों में अभी थोड़े और इंतजार करेंगे कटौती के लिए। और मार्केट मंत्र कार्यक्रम में यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। और बिहार से हमारे श्रोता टिंकू लाइन पर हैं। टिंकू नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, लग रहा है टिंकू जी से हमारा संपर्क भंग हो गया है। गुड़गांव से हमारे श्रोता पीके बनर्जी लाइन पे हैं। बनर्जी साहब, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, अभी जैसे जीएसटी की बात चल रही है कम होने की, हमारे क्या एफडी में भी कुछ इसमें बढ़ोतरी होगी या कमी आने के चांस है कि जीएसटी कम होगी तो कम हो सकते हैं एफडी के रेट भी? इसमें भी कुछ फर्क पड़ने के कुछ आपके विचार क्या है? धन्यवाद। इसमें दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, फिक्स डिपॉजिट और जीएसटी के बीच में। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जीएसटी की अगर दरें कम होती हैं तो महंगाई दर घटेंगी, उससे ब्याज दर पे आपको थोड़ा असर देखने को मिलेगा। बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो तुरंत उसको दोनों के बीच में रिलेशन बिठाना वो उचित अभी नहीं होगा। Atanu Saha joins us from Kolkata. A warm welcome, Atanu. Please ask your question. Good evening, sir. Good evening to everybody. Avashish Sinha ji, sir. Sir, my question is, if proceed 0% GST tax on our accidental and non-accidental insurance, and what would be our cascading effect, sir? And my next question is, what is NPS and public provident funds different, sir? It's different between NPS and public provident fund.
And another question is related with, sir, our government is right now reducing its stake. So in this regard, my question is, how do we define private-public participation? Coming to your first question about GST or 0% on life insurance as well as health insurance. So as of now, the proposal, what we have been told that it will be reduced to 0 on life and health insurance for individuals. That means directly the premium will come down, because as of now the GST rate is 18%. Now cascading effect is a negative thing. It all depends upon that whether the companies are having some problem in terms of ITC, then there will be reduction, will not be the proportionate. That is one thing. We will have to wait and watch till the final print are in public domain. Your second question was about NPS and Public Provident Fund. NPS is a basically pension scheme, and Public Provident Fund is a saving scheme run by mainly by the post offices, and you can open an account either in post office or in bank, and it is for the 15 years. For NPS, you don't have to follow this principle. Your third question was about a public-private partnership. I don't think there is any issue with reducing equity level in a public sector company, and that will have on the public-private partnership, because as of now the policy is that to maintain the government ownership, and that means the 51% will be there. So I do not think that will have any impact on public-private partnership. We request our listeners to ask not more than 2 questions, because our endeavor is to include everyone in the program. So kindly bear this in mind. We have Tinku from Bihar with us. He's rejoined. Tinku, a warm welcome. जी टिंकू जी, सवाल पूछिए. नमस्ते सर. नमस्ते सर, मैं बोले 40 वर्ष एज है और अटल पेंशन योजना जो 41 वर्ष एज है, अटल पेंशन योजना तो निकल गया पेंशन के लिए, और 5 मिनट पहले दूसरा स्कीम के बारे में जो 50,000 के सालाना बताए थे, वो कौन सी स्कीम है, इसके लिए जानकारी चाहिए. मैं लेबर हूँ, मजदूर आदमी, किसी कंपनी में प्राइवेट काम करता हूँ. जी टिंकू जी, आप श्रमजीवी हैं और आपके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम की हम बात कर रहे थे, जिसमें आप 50,000 रुपये से भी ज्यादा लगा सकते हैं, लेकिन 50,000 रुपये तक आपको टैक्स बेनिफिट, अगर आप ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में है तो आपको 50,000 रुपये का कर छूट का आपको फायदा मिलेगा. ये व्यवस्था के लिए आप कहीं भी किसी भी सरकारी बैंक में जाकर के एक अकाउंट खुलवा सकते हैं. उसके बाद आपको प्राण मिलेगा, जिसको प्राण कहते हैं. एनपीएस का जो आइडेंटिटी है, आपका जो नंबर होगा, आपकी जो पहचान होगी, वो प्राण कहलाएगा, और आप हर साल उसमें पैसा जमा कर सकते हैं. Moving on, the US markets ended higher yesterday with the blue chip Dow hitting a record closing high after US Federal Reserve Chair Jeremy Powell hinted at a near-term interest rate cut during his Jackson Hole Symposium speech. The Dow Jones Industrial Average rose 846 points or 1.9% to 45,632, surpassing its most recent record high on December 4 last year. The S&P 500 gained 97 points or 1.5% to 6,467. And the Nasdaq Composite gained 396 points or 1.9% to 21,497. For the week, both the S&P and the Dow ended with gains, while the Nasdaq fell 0.6%. U.S. Federal Reserve Chairman Jeremy Powell has indicated that a potential rate reduction could occur during September's central bank meeting. However, he maintained a balanced stance, refraining from making definitive commitments about interest rate cuts. His comments acknowledged mounting concerns about employment conditions, whilst emphasizing that inflation risks continue to persist. और चलते हैं अगली खबर की ओर. बहुत सारे श्रोता जीएसटी के बारे में उत्सुक है जानने के लिए, तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक अगले महीने की 3 और 4 तारीख को नई दिल्ली में होगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी. जीएसटी परिषद की पिछली बैठक पिछले वर्ष दिसंबर में राजस्थान के जैसलमेर में हुई थी. इस दौरान वस्तु और सेवा कर से जुड़े कई निर्णय लिए गए, जिनमें पोषण युक्त चावल की दर पर 5% कटौती करने और पहले से पैक्ड
और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा बदलने की सिफारिश शामिल थी। Shishir, the Prime Minister very categorically mentioned that the consumers will benefit greatly from the GST cuts. So what could be on the anvil? As the centre has proposed a two-tier rate structure, which is 5 and 18%. So as of now, we have 5, 12, 18 and 28%. So 5% and 18% rates will be there, and most of the items which are in the 12% bracket will go to 5% rate, and some of the items may go to the 18% rate. Other thing important is that some of the items which are basically, say, some of the smaller automobiles or the two-wheelers, they are likely to be brought under 18%. So this is the proposal from the centre. There is no change in the special rate of 0.25% and 3%, which is basically on the rough diamond and the gold and silver jewelry. So this is the proposal, and we hope that this is going to boost festive selling. Thank you, Shishir, for being with us and answering the queries of our listeners and for giving your time to us. Thank you. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की समीक्षा के लिए वचनबद्ध है। अमेरिकी फेड के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने ब्याज दरों में कटौती का संकेत देने के बाद बाजारों में तेजी दिखाई दी। डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा और घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त का रुख बना रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में इस सप्ताह लगभग 1% की तेजी दर्ज की गई। That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.